हिमांशु, जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है जो बात आशुतोष जी कह रहे हैं आप सही है। आपने भी कहा कि किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कई बार सरकार की लाइन से अलग हटके लाइन ली। एक कार्यक्रम में वो थे, शिवराज सिंह चौहान उस कार्यक्रम में थे। उन्होंने कहा था कि सरकार क्या कर रही है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, अन्नदाता सड़क पे बैठा है, इसके लिए आप क्यों नहीं कुछ करते और सरकार को करना होगा। उन्होंने इंस्ट्रक्शन टाइप से दिया और शिवराज सिंह चौहान वहीं बैठे होते। खैर, शिवराज सिंह ने चौहान जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जब ये बात सरकार तक गई, आला कमान तक गई, पार्टी और सरकार में गई, तो एक बड़े वरिष्ठ मंत्री ने जाके उपराष्ट्रपति से मुलाकात की थी और उनको कहा था कि ये ठीक नहीं है। और आपको मैं एक और चीज बता दूं, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को जो है, उन्होंने कहा था किसानों का लाडला बेटा, मामा से लाडला बेटा, उन्होंने सदन के अंदर कहा था। विनोद जी, आप हाथ उठा रहे थे। विनोद जी, आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से। नहीं, मैं आपको जो कह रहे थे कुछ गंभीर बात है। मैं थोड़ी सी एक चीज शेयर कर सकता हूँ कि अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक अधिकारी मिले थे जो पार्लियामेंट में ही तैनात है और उनका एक कहना था कि उपराष्ट्रपति महोदय किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या उसको करवा रहे थे जिससे जो सांसद हैं जो अपने हलफनामे में, शपथ पत्र में जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं और उसके 5 साल बाद जब अगली बार वो बन चुन के आते हैं तो वो संपत्ति 10 गुना कैसे बढ़ जाती है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इस पर वो कुछ विशेष मतलब एक कार्य योजना तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि स्वास्थ्य वाली स्थिति सीधे होती तो वो इस तरह की किसी परियोजना पे काम कर रहे होते किसी उस पे। अब इसका ये क्या इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो आशुतोष कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें भीतर कुछ इस तरह चल रही है तो शायद कोई किसी तरह का दबाव उनके ऊपर रहा होगा। विजय जी, देखिए, 2-3 बातें हैं जिसको समझना होगा। ये खबरें जो किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर जब जब वो थोड़ा सा हटकर कुछ बोले हैं तो उस बात को बहुत वक्त बीत चुका है। मतलब कोई ना कोई इंस्टेंट ट्रिगर पॉइंट अगर रहा हो तभी ऐसा मुमकिन है कि उन्होंने, क्योंकि आज दिन भर वो कार्रवाई में दिखे और ऐसा कुछ संकेत दिखा नहीं उन्हें देखकर, और फिर शाम में वो इस्तीफा देते हैं। अगर वाकई उन्होंने अपार्ट फ्रॉम हेल्थ रीजंस, यानी स्वास्थ्य वजहों से अलग हटकर अगर इस्तीफा दिया है तो कुछ ना कुछ इंस्टेंट ट्रिगर रहा होगा, ऐसा बिल्कुल लगता है। अंजना जी, और वो ट्रिगर जो है, मुझे लगता है कि देखिए, मैं धनखड़ जी को मैं जितना 40 साल से जानता हूं, वो बहुत बड़े फाइटर है। वो ऐसे हार मानने वाले लोगों में से भी नहीं है। और इतनी छोटी छोटी मुद्दों पर कि किसानों की बात पर तो वो सीधे भी बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री या टॉप लेवल पर सरकार के साथ किसी बात को लेकर बड़ा कोई एक असहमति का वो कारण बना होगा, जिस पर जगदीप धनखड़ साहब ने किया होगा। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी के सबसे प्रिय लोगों में से पश्चिम बंगाल में जितना झगड़ा पश्चिम बंगाल की सरकार और राज्यपाल के बीच में हुआ और उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, तो वो इतना आसान नहीं। और जो पिछले 3 साल में उनके कार्यकाल में आपने देखा होगा कि सांसदों का जो सस्पेंशन का मसला इतना बड़ा था, वो अकेले लड़ाई लड़ा है। इसलिए मुझे लगता है सरकार के लेवल पर, टॉप लेवल पर कोई बात हुई होगी। और मैं इस बात से सहमत हूं कि ये सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट के तौर पर देखा जाना चाहिए इसको, कि क्या हो रहा है। अब कौन बनेगा? एक गवर्नर साहब पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्या वो बनेंगे? या फिर कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने कहा था कि केंद्र में एक बड़ी महिला मंत्री है, उनको बनाने की बात चल रही है, उपराष्ट्रपति बनाने की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी बनाने की बात होगी। ये चर्चा भी चल रही है। सहयोग है, अलग अलग लोगों की तस्वीरें दिख रही हैं उनके साथ। इसका अर्थ नहीं ये नहीं है, हिमांशु भी मनोज सिन्हा दिख गए उनके साथ, कई चर्चाएं बीच बीच में चलती रही। ये अकस्मात ही तस्वीरें चल रही हैं। हाँ, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अंजना, उपराष्ट्रपति अगला कौन होगा देश का, इसको लेकर अब खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि देखिए एज फैक्टर, कास्ट कॉम्बिनेशन, बाकी सोशल इंजीनियरिंग समीकरणों को ध्यान में रखते हुए इसको उपराष्ट्रपति बनाया जाए। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो जुलाई 2027 तक के लिए है, 27 तक के लिए था। उन्होंने एक बार मैं आ रही हूँ शरद, आपके पास इसलिए मैं आ रही हूँ क्योंकि देखिए, कहते हैं कि जो आप कई जगहों पर आप एक मन पर कुछ आपके बीत भी रहा है तो आप दबा के अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जब आप अपने गांव, अपने घर पहुंचते हैं तो दिल की बात निकल ही जाती है, ऐसा ज्यादातर माना जाता है। तो वहां पर जो राजस्थान में, झुंझुनू में जो लोग बोलेंगे, वही अंतिम बात होगी कि क्या वाकई मन में कुछ मलाल था इनके, जो कि लंबा चला, खींचते रहे, फिर कुछ ऐसा अचानक हुआ कि इस्तीफा दिया। लेकिन ये भी अपने दर्शकों को जरूर बताएं, क्योंकि लगभग 4-5 दिन
ये जो 9 मार्च 2025 को सुबह में ही सीने के दर्द की शिकायत के साथ ये एम्स में भर्ती हुए थे, फिर 3 दिन के लिए ये वहां पर रहे और फिर 12 मार्च को ये डिस्चार्ज हुए थे। तो हेल्थ भी एक कंसर्न तो था शरद, लेकिन ये माना जाता है कि जब आदमी अपने गांव घर जाता है तो कई बार मन की बात बोल देता है। वहां से क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, उपराष्ट्रपति जब ये बनाए गए थे तो राजस्थान के झुंझुनू से हैं, इसलिए लोगों में एक उम्मीद जगी थी। लेकिन देखिए, बीजेपी को राजनीतिक रूप से इनके इस्तीफा देने से कोई यहाँ पर राजनीति को लेकर संकट नहीं है, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो ये निष्प्रभावी थे। ये जब आए यहाँ पर मुख्य धारा में दिल्ली में, तो लोग यहाँ पर चौंके कि ये कैसे आ गए, क्योंकि मूलतः ये बीजेपी से नहीं है, ये जनता दल से। मैंने कहा कि देवीलाल के प्रोडक्ट थे ये, और प्रधानमंत्री से नजदीकी की वजह से बीजेपी में इतने शीर्ष पद पर गए। वरना बीजेपी में मुझे याद है कि आखिरी बार ये बीजेपी दफ्तर में दिखे थे जिस दिन वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री का चुनाव जीती थी, रिजल्ट निकली थी, उनका हाथ टूटा हुआ था और एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बाहर बैठे हुए थे। वो दृश्य मुझे याद आता है। उसके बाद 2003 के बाद कभी वो बीजेपी दफ्तर में यहाँ दिखे नहीं। उसी समय चूंकि जाटों को आरक्षण दिया था राजस्थान में बीजेपी ने, और ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े थे जाटों के लिए, तो जाटों में एक परसेप्शन इनका अच्छा बना था, एक वकील, समाज के वकील के तौर पर। उस लिहाज से बीजेपी से जुड़े, लेकिन फिर दिल्ली चले गए और बिल्कुल राजस्थान से कट गए थे। अब कहा जाता है कि लीगल क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में इनकी विशेषज्ञता की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीक आए थे। इनके इस्तीफा देने से परसेप्शन की दिक्कत हो सकती है, मगर रियलिटी में यहां पर राजनीति में कोई बड़ा संकट दिखे बीजेपी के लिए, ऐसा नहीं है। और निश्चित रूप से बीजेपी अब कोई उपराष्ट्रपति चुनेगी तो यह ध्यान में रखकर चुनेगी कि राज्यसभा में उनके हित का कैसे ध्यान रखा जाए, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत है, और जिस तरह से लोकसभा कंट्रोल तो नहीं कहेंगे, जिस तरह से ओम बिरला चला लेते हैं, जहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा सियासी रूप से नुकसान नहीं होता है, राज्यसभा में सियासी रूप से कोई नुकसान ना हो, इसे ध्यान में रखकर उपराष्ट्रपति चुना जाएगा अगली बार। निश्चित रूप से राजनीति है तो कास्ट तो फैक्टर रहेगा ही, इलाका फैक्टर रहेगा ही, मगर ये बात सही है। आजकल सबसे बड़ा फैक्टर शरद नहीं चल रहा था, एक जेंडर फैक्टर भी हो गया है, तो महिला फैक्टर भी आप लोग बोलना भूला मत कीजिए, क्योंकि अब सारे नेताओं को समझ में आ गया है कि वोट किन मुद्दों पर मिलेगा। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात है जो आप कह रहे हैं। हालांकि आज दिलचस्प ये रहा कि राज्यसभा में तो कुछ काम हुआ भी शरद। आज लोकसभा सिर्फ 35 मिनट चली है, जिसमें सिर्फ बहसबाजी की गई, मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चला है। रशीद किदवई साहब भी इसी कुछ काम में सियासी इसी कुछ सियासी काम में मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जो बड़ी खबर बन गई। अब बीजेपी अपने तरीके से चाहती है, क्या चाहती है पता नहीं, मगर निश्चित रूप से राज्यसभा में जो कामकाज हुआ कुछ देर के लिए, वो बीजेपी पर भी थोड़ा सा हमला हो गया था जी। बिल्कुल। और उस दौरान जेपी नड्डा उसके बाद खड़े होकर उन्होंने कहा भी कि आपने जो आपको संवैधानिक मुद्दों पर बात करने का टाइम दिया गया था, आप उससे भटक गए। खैर, जल्दी से रशीद किदवई साहब, आपके पास क्या खबर आ रही है, आपको क्या समझ में आ रहा है? स्वास्थ्य वजहों से उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। जी देखिए, एक तो हमें एक निष्ठा का सम्मान करने के हिसाब से हम देखें तो उनका जो पत्र है उस पर विश्वास कर ले, लेकिन राजनीतिक संवाददाता होने के नाते मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है। देखिए, अगर अंजना, अगर कोई एक ऐसी रीजन होता तो वो सदन या सत्र शुरू होने से पहले ये सारी औपचारिकताएं हो जाती कि शनिचर इतवार को ये सदन शुरू हो गया और उसके बीच में तो थोड़ा राजनीतिक रूप से अटपटा लग रहा है, और उसमें लगता है कि कोई ना कोई मामला होगा, कोई राजनीतिक कारण रहे होंगे, क्योंकि देखिए राजनीतिक रूप से वो एक लाइट वेट थे। वो कोई उनका एक ऐसा राजनीतिक कद बहुत ज्यादा नहीं था कि उनको हटाने से कोई बड़ा फर्क पड़ जाए। तो वो स्वेच्छा से अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो किसी के लिए जगह बना रहे हैं। ये एक आकलन जो है तमाम चल रहा। कौन आएगा, क्यों इतनी हड़बड़ी में क्यों हुआ, क्योंकि आप जानती है कि नरेंद्र मोदी के काल में ऐसी बातें नहीं होती है। तो जो गठबंधन की सरकार होती थी अटल जी के उसमें, या जो कांग्रेस के गठबंधन वाले थे, वहां ऐसी हरकतें होती थी। ये अपने आप में राजनीतिक रूप से काफी चौंका देने वाली बात है, और ऐसा कुछ लगता है कि राजनीतिक रूप से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। दाल में काला पर ही हम लोग तब से ज्यादातर लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब एग्जैक्टली क्या काला है सबके लिए कहना मुश्किल है। आशुतोष जी दावा कर रहे हैं, लेकिन ये जो 6 चेहरे दिख रहे हैं उसमें एक आशुतोष जी है जो दावा कर रहे हैं कि उनके हाथ कुछ सॉलिड जानकारी लगी है। अंजना जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि पिछले दिनों जगदीप धनखड़ जी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो नाराज थे, और उस नाराजगी को उन्होंने कुछ लोगों से शेयर भी किया था।
और जो मेरी जानकारी है ये महज स्वास्थ्य का मामला नहीं है। वो परेशान थे, वो नाराज थे, और अब मैं इसके आगे मैं डिटेल नहीं दे सकता हूं। वजह तो बताया होगा उन लोगों ने जो आपको शेयर कर रहे हैं कि वजह क्या थी? मैंने कहा कि वो परेशान थे, कुछ घटनाएं हुई थी जिनकी वजह से वो काफी आहत भी थे, परेशान भी थे, और उनकी ईगो को काफी झटका भी लगा था। ये मैं इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि फिर मेरे जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होंगे। लेकिन मैं इस बात को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। लेकिन दिलचस्प बात यह है ना आशुतोष जी, दिलचस्प बात यह है कि इस बात का कंफर्मेशन जो आप दावा कर रहे हैं वो सिर्फ एक व्यक्ति कर सकते हैं, वो है जगदीप धनखड़, और इसकी बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि वो कंफर्मेशन करेंगे कि हाँ मैं फला बात से आहत हूं। अब देखते हैं क्या इस पर जानकारी आगे आती है। आप त्रिवेदी जी सबसे जोर से हंसे थे जब मैंने कहा कि दाल में क्या काला है, उसी पर चर्चा हो रही है। मैं काले की बात पर हंस रहा था कि दाल में काला हुए बिना तो नहीं होता, और इस सरकार में कोई और आप सोचिए हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। बीबी गिरी साहब ने 1969 में इस्तीफा दिया था वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, अकेले वो थे, और वो इसलिए किया था क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था। 75 साल में अकेले फर्स्ट टाइम एवर है अशोक, बड़ी घटना है। इसको आप सामान्य घटना मत मानिए। और केवल हेल्थ रीजन से वो इस्तीफा दें, ऐसा मतलब लिखने के लिए तो हेल्थ रीजन लिख सकते हैं, कि ये तो नहीं लिखेंगे कि मैं नाराज हूँ। आशुतोष जी सही कह रहे हैं, इस बात को लिखना। वही मैंने कहा कि इसका कंफर्मेशन कोई नहीं कर सकता, उनके अलावा। लेकिन ये कपिल सिब्बल इस पर कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। और हिमांशु की बात सही है कि अब आगे की बात करिए। कपिल सिब्बल कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Time to speak in the House. I met him personally in his chamber, and he never refused me and gave me a little more time than is otherwise available to independent members of Parliament. The other thing about Dhankar is that he doesn't hold anything back. Whatever he feels, whatever is in his heart, he speaks with clarity, and it is his view of the Constitution that he believes in, may be contrary to other people's viewpoint, but he stood always by his viewpoint. So I'm sad that he's left us, and I won't be seeing him in the House anymore, but for me it's a sad occasion, and I wish him well. That chair was always the loudest when we look at the chairman of the Honorable Vice President. अब हिमांशु, सबसे दिलचस्प ये है कि आप देखिए, मतलब अभी विपक्ष के तमाम नेता जब उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है तो एकदम अच्छी बातें कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की तैयारी में थे विपक्ष के सांसद। तैयारी में नहीं थे अंजना, 55 सिग्नेचर किए गए थे, 55 सिग्नेचर हुए थे। डिप्टी चेयरमैन को ये सौंपा गया था। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन ने जो है वो इम्पीचमेंट मोशन जो है, जो रिमूवल के लिए उपराष्ट्रपति के लिए लाया गया था, उसको रिजेक्ट किया था हरिवंश ने, जो डिप्टी चेयरमैन है। और बड़ी चीज, एक चीज देखनी होगी, मैं आपको बताऊं। देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर ज्यादातर जिन व्यक्तियों को लाया है 2014 के बाद, वो भारतीय जनता पार्टी या संघ के बैकग्राउंड के रहे हैं। रामनाथ कोविंद, उनका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा है। वेंकैया नायडू हो, द्रौपदी मुर्मू हो, जगदीप धनखड़ चूंकि सोशलिस्ट बैकग्राउंड के थे, चौधरी चरण सिंह की पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, फिर गवर्नर बनते हैं। गवर्नर से उनके ममता बनर्जी के साथ जितने तल्ख रिश्ते रहते हैं, उसके बाद जब वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो ममता बनर्जी जो है वो वोट कास्ट नहीं करती हैं। तो एक इस चीज को भी समझने वाली उस बात दौरान है। जब वो राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल में, तब मेरा भी काफी उनके साथ इंटरेक्शन था, और वो खुलकर, मतलब उनके ममता दी से जो डिफरेंसेस थे, लड़ाइयां उनकी चलती थी, लेकिन इसी के साथ साथ लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो ममता बनर्जी ने एब्सटेन किया। और एक चीज मैं आपको बोल दूं, जिस तरीके का हाजिर जवाबी, जिस तरीके से अपने विचारों को वो खुलकर रखते थे, आने वाले दिनों में इस बात का वो जरूर खुलासा करेंगे कि उनको पद से रिजाइन क्यों करना। ठीक है मौसमी, जल्दी से आपके पास आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मौसमी, ठीक है मौसमी, आपके पास क्या खबर आ रही है? क्योंकि ऐसे में लग रहा है कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके हवाले से ज्यादा खबरें आ रही हैं। देखिए अंजना, इसमें विपक्ष जो है पूर्ण विराम लगाने की जगह क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, और वो इसलिए है कि विपक्ष के खेमे में काफी सुगबुगाहट है कि क्या जगदीप धनखड़ को विपक्ष के ये कह रहा है, और शायद ये मसला कल उठा भी सकता है कि उन्होंने रिजाइन किया कि रिजाइन करवाया गया।
हालांकि जाहिर तौर पे धनखड़ साहब ने खुद ही अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से बताया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि शाम 6 साढ़े 6 बजे तक हम लोग धनखड़ साहब के कमरे में थे, उनसे मिले, वो कमेटी में हमें हिस्सा बनाने की बात कर रहे थे, सदस्य बनाने की बात कर रहे थे, और एकाएक वो इस्तीफा दे देते हैं कुछ ही घंटों बाद। इसकी कोई ना चर्चा हुई ना कुछ। क्या आप उन नेताओं का नाम बताने की स्थिति में है मौसमी? क्योंकि आज ही मतलब जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट की बात, जिसमें कमेटी बनाने का फैसला लिया गया, और कमेटी के लिए आप कह रही हैं कुछ नेताओं से वो बातचीत कर रहे थे कि किस किस को कमेटी में डाला जाए, क्या उनके नाम बताने की स्थिति में आप हैं? देखिए अंजना, आपको बता दें कि हम खुद ही हाउस में, मतलब पार्लियामेंट से नहीं निकले, क्योंकि काफी ज्यादा सुगबुगाहट हाउस में थी, और एक तरफ राजनाथ सिंह के ऑफिस में तमाम बीजेपी के सांसद आ जा रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष के भी सांसद जो है धनखड़ साहब से कुछ मुलाकात कर रहे थे। और ये जो मैं जिक्र कर रही थी, तो कई नेता मिल रहे थे जिन्होंने मुझे ये बात कही, उनका नाम ना लेते हुए मैं बताऊं तो तमाम ऐसे विपक्ष के नेता थे जो उनसे मुलाकात करके लगभग 6 बजे बाहर निकले, और अभी उनसे मेरी बात हुई तो उनको पता नहीं था कि धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया। तो उनका ये कहना था कि एक तरफ लोकसभा में इम्पीचमेंट का नोटिस दिया जाता है, दूसरी तरफ हम लोग ने वो एक बड़ी कामयाबी देख रहे थे कि विपक्ष ने अकेले ही राज्यसभा में नोटिस दे दिया, और धनखड़ साहब ने अनाउंस कर दिया कि कल इसको एडमिट कर लिया जाएगा। तो मैंने ये भी पूछा कि आपने सत्ता पक्ष के लोगों को क्यों नहीं लिया, जब लोकसभा में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के लोगों को लिया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का साइन है उसमें, तो उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक तरीके से सियासी बल्लेबाजी यहाँ पे हो रही थी इम्पीचमेंट नोटिस को लेके। तो वो इस ओर इशारा कर रहे हैं, पर हम फिर कहेंगे कि किसी भी स्पेकुलेशन को ना बढ़ावा देते हुए कि उन्होंने अपना लेटर खुद जाहिर किया है कि उनके स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया, पर इस बात की कोई तैयारी या कुछ कम्युनिकेशन उन्होंने किसी को दिया हो, या हेल्थ में जो लोग उनसे आज दिन भर मिले ऐसा कुछ इंडिकेशन उनको मिला हो? बिल्कुल मौसमी, अब देखिए 6 बजे तक का तो हिसाब किताब आप बता रही हैं कि 6 बजे तक वो मिल रहे थे सांसदों से, वो बातचीत कर रहे थे कमेटी के गठन को लेकर, तो 6 से 9 बज के लगभग 30 मिनट के आसपास आखिर ऐसा क्या हुआ? खुलकर तो ये बात वही कह सकते हैं, बाकी जितने भी लोग बोलेंगे उसे अटकले ही कहा जाएगा। लेकिन उन्होंने आज महामहिम राष्ट्रपति का अत्यंत आभार व्यक्त किया, निरंतर समर्थन की बात की है, जो पूरी उनकी चिट्ठी है पढ़ के बताते हैं। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का अत्यंत आभार व्यक्त करता हूं, जिनका निरंतर समर्थन और कार्यकाल के दौरान बड़ा स्नेहिल और शानदार कार्य संबंध मेरे लिए अत्यंत सुखद प्रेरणादायक रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरा आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग समर्थन अमूल्य रहा और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा। माननीय संसद सदस्यों में जो स्नेह, जो विश्वास, अपनापन मिला, वो मेरे हृदय में सदैव संचित रहेगा और मेरी स्मृतियों में अमिट रहेगा। भारत के महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मुझे जो अनुभव और अंतर्दृष्टि मिली, उसके लिए मैं गहराई से आभारी हूं। इस प्रतिष्ठित पद को छोड़ते समय मैं भारत की वैश्विक उन्नति, अद्भुत उपलब्धियों पर गर्व से भर जाता हूं और उसके उज्जवल भविष्य पर अटूट विश्वास रखता हूं। जगदीप धनखड़।